साहब बड़ा क्रिटिकल इशू है और इतना क्रिटिकल है कि इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्वेटा जाना पड़ा। वहाँ एपेक्स कमेटी के इजलास की उन्होंने सदारत की और उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ और इक़दाम पर गौर किया। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। ये जो गुजरा हफ्ता है ये बहुत क्रूशल रहा। आपने भी देखी होंगी ख़बरें और खून आलूद मनाजिर, और जैसे बलूचिस्तान अब की बार एक नई आजमाइश से गुजरा है। हमला आवरों ने एक तो ये कि 26 अगस्त के दिन का इंतखाब किया जब 18वीं बरसी थी मरहूम अकबर बुगटी साहब की। 26 अगस्त की शब को हम देख रहे हैं कि 6 मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अटैक किए गए। कहीं शनाख्त करके टारगेट किया गया और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ़ शाहराहों पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दी, गाड़ियाँ जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का। मुख्तलिफ़ अंदाज़ है आपकी बार अटैक्स का, और जो उसमें शामिल हैं अफराद, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लापता अफराद में हैं, उसमें यंग हैं बहुत ज़्यादा लोग जो शामिल हो रहे हैं इस तरह के अटैक्स में। ख़वातीन 3 मुख्तलिफ़ ख़वातीन अभी तक ख़ुदकुश अटैक्स कर चुकी हैं, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। अब जो इस पर रद्द-ए-अमल आया हुकूमती शख्सियात का, वो ये था कि किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। ये तो उन्होंने एक कलेक्टिव मैसेज दिया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने। फिर वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब जो पहुँचे भी हुए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, उन्हें नाराज़ बलोच नहीं कहा जा सकता, और ये कि बलूचिस्तान में जो होने वाले हमले हैं वो इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक SHO की मार है जो वहाँ पर लोग इस तरह की तबाही मचा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत मुलव्वस है, और एक तजिया ये है कि CPEC को सबोताज करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जा रहा है। इंडिया, CPEC और फिर मिसिंग पर्सनस का मामला, हर कोई अपनी अपनी तशरीह की कर रहा है। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि एक नए ऑपरेशन की बात की जा रही है कि भरपूर तरीके से कुचल दिया जाएगा, ख़ात्मा कर दिया जाएगा इस तरह के दहशतगर्द अनासिर का। मुझे आपसे ये जानना है कि सारी लीडरशिप अब कोयटा बैठी है, इस्लामाबाद में भी हालांकि ब्रीफिंग्स तो इस मामले पर मिलती ही हैं, सब आगाह करते हैं, अपडेटेड रहते हैं हर वक्त बलूचिस्तान के जिस तरह का मामला रहा। अब की बार ऐसा क्या किया जा सकता है या करेगी ये हुकूमत जिसे हम एक भरपूर रिस्पॉन्स, भरपूर रद्द-ए-अमल करार देंगे? रियासत क्या करेगी? आपने जो $100 मिलियन सवाल है वो पहले ही पूछ लिया। असल में ये बार बार हमारी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम भरपूर रिस्पॉन्स देंगे। इस तरह के बयान तो पहले भी आते रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब की बार मुख्तलिफ होगा कुछ? अगर तो वही पॉलिसी रही जो कि 70 साल से एक पॉलिसी चल रही है हमारे हुक्मरानों की, तो फिर तो ये जो मर्ज़ी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसी पॉलिसी के तहत ही आज यहाँ हम खड़े हैं। वो क्या पॉलिसी थी, क्या उसमें खामियां थी, क्या वो पॉलिसी अब तब्दील होने जा रही है या पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, रास्ते नए ढूंढे जाएंगे उसी पॉलिसी के तहत? अच्छा। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर अब थोड़ा सा तारीख़ का दौरा भी करना पड़ेगा समझने के लिए, बिकॉज़ हमारी जो नई जनरेशन्स हैं इनको नहीं पता कि तारीख़ क्या है और तारीख़ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ये मामला जो है आज कहाँ आके किस किनारे खड़ा हुआ। तो इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मुख्तसर बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त खान ऑफ कलात वॉज बलूचिस्तान की स्टेट थी उस वक़्त। खान ऑफ कलात ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी थी, और उस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान तबका किसी किस्म की फेडरलिज्म का नहीं सोच रहा था, किसी किस्म की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का नहीं सोच रहा था, वो 1 यूनिट का सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक नई आईन नहीं बनाई थी जिसके अंदर फेडरलिज्म को किया जाता, जिसमें हर प्रोविंस का अपना हक बनता। तो इसलिए उस वक़्त थोड़ी बहुत खान ऑफ कलात ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि भाई हमें तो वादा किया गया था कि हम ऑटोनमस होंगे, मगर वो एक सरदार था, ट्राइबल लीडर था। उस वक्त बलूचिस्तान में कोई अर्बन मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ कबीले थे और कबाइल के सरदार थे, और वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक़्त रिस्पॉन्स ये था कि तेरी ऐसी तैसी, तू होना कौन है, और कुछ उस वक़्त के सेबर जेट्स या कुछ थोड़ी सी बमबारी कर दी उन्होंने जाके वहाँ, और उनको कहा कि सीधे हो जाओ, नहीं फटे चुक जाएंगे थोड़े, बकवास बंद करो।
खैर वो कोलैप्स कर गया और छोटी मोटी रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। मामला वन यूनिटी चलता रहा वहाँ, किसी इफ़ेक्टिव फेडरलिज्म नहीं थी, इन प्रिंसिपल नहीं थी। फिर ये हुआ कि जब मार्शल लॉ लगा 1958 में, तो उन्होंने, अयूब खान ने तो फॉर्मली वन यूनिट बना दिया ना जी। तो उस वक़्त फिर रेजिस्टेंस शुरू हुई। 60 की दिहाई में फिर एक दफ़ा मरी एरिया में सरदारों की वजह से, वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने फिर रेजिस्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि हमें हिस्सा मिले रियासत के अंदर और हमें अपने हकूक़ मिले। मगर हमारी हुकूमतों का, हमारी हुक्मरान तबके का कोई मूड नहीं था, और उन्होंने तो और भी तंग कर दी जगह। तो 60 की दिहाई में भी उन्होंने फ़ौज भेज के, तो वो छोटी सी ट्राइबल अपराइजिंग थी उसको कुचल दिया। कुछ एक एग्रीमेंट भी की कि अच्छा आप पहाड़ों से नीचे उतर आए, और क्योंकि वो सिर्फ पहाड़ों की था, मरी इलाका था, थोड़ा सा इलाका था, वहाँ कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए थे, ठाठा 303 की बंदूकों के साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो उनको फिर बुलाया नीचे, वो आ गए, डील हुई, मगर रियासत पाकिस्तान की ने बिट्रे कर दी डील को, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। वो भी एक हिस्टोरिकल मेमोरी में एक दाग है बलोच की, जो जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस में। मगर उस वक्त भी कोई लंबी मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं। अयूब के ज़माने में डेवलपमेंट हुई, मिडिल क्लास बननी शुरू हुई। फिर अयूब फारग हुआ तो बांग्लादेश हो गया, वहाँ भी आपको पता है यही मसला था फेडरलिज्म का। वो कहते थे कि ये 2 यूनिट्स जो हैं, अगर 2 यूनिट ही करने हैं तो फिर हम जीत गए 1 यूनिट में, हमें पाकिस्तान का हुक्मरान बनाए। वो हमने यहाँ से बैठ के कहा नहीं हो सकता। तो फिर देखा आपने क्या हुआ, और एक सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशन किए, और उसमें फिर इंडिया की मदाखलत हुई। इंडिया की मदाखलत, ठीक, तो बांग्लादेश बन गया। इंडिया की मदाखलत ना होती तो आपकी 50,000 की वहाँ फ़ौज थी, वहाँ मुक्ति बहिनी छोटे छोटे लोग थे, ये था वो था, आपने उनको क्रश कर देना था। मगर वो एक बहुत बड़ा प्रिजन कैंप बन जाना था फिर। मगर क्योंकि इंडिया की हो गई इंटरवेंशन, तो वो आपसे हाथ से निकल गया, वो आज़ाद हो गए, और आप लोग प्रिजनर्स बन गए 90,000। फिर बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब ने उन सबको वापस लेके आए और एक डील की इंदिरा गांधी के साथ। 70 की दिहाई में क्या हुआ कि भुट्टो साहब ने आपको आइन दे दी, जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर आइन का था और हर प्रोविंस के हकूक थे। बलोच जो थे उनमें से सिर्फ एक बलोच था लीडर जो कि उसके ख़िलाफ़ था, बाकी सब ने कहा ठीक है मान जाते हैं। और पठान लोग जो थे वो भी मान गए। पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने कहा ये आइन बड़ी अच्छी आइन है, हमें हकूक मिलेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी दे दी। हाँ। तो वो वली खान ने मना लिया बलोचों को, अताउल्लाह मेंगल को मना लिया, और गौस बख्श बिज़ेंजो जो के बलोचिस्तान नैप के लीडर्स थे उनको मना लिया। एक सरदार एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ, पंजाब का पढ़ा हुआ, उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, हमें ये कम हकूक़ है, हमें ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए। उनका नाम था खैर बख्श मरी, वो मरी कबीले के सरदार थे। और याद रहे कि 60 की दिहाई में भी मरी कबीला के लोग खड़े हुए थे। उस वक़्त खैर बख्श जो था वो स्कूल में ही था, मगर कबीले जो थी वो मरी कबाइल खड़े हुए थे। तो वो एक छोटी सी जगह थी मरी इलाका जहाँ रेजिस्टेंस थी। अच्छा। और वो भी सरदार की वजह से। मगर फिर इन्होंने मना लिया खैर बख्श मरी को और कहा कि नहीं जी साइन करें। अच्छा। तो सब ने साइन कर दिए जाके, फिर आइन के ऊपर भुट्टो साहब ने सबको कहा साइन करें। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत 99.9% कंसेंसस के साथ बनी। अच्छा। जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर जो था वो पक्का कर दिया गया। उसमें यह था कि 2 लिस्टें बना दी, एक फेडरल एक प्रोविंशियल, और ये कहा गया कि सारे के सारे 90% सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल ही होंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 3-4 मोटी मोटी चीज़ें अपने पास रखेगी, फॉरेन पॉलिसी रखेगी, डिफेंस रखेगी, करेंसी रखेगी, और इकॉनमी जो है मोटी मोटी, बाकी सब चीज़ें जो है वो प्रोविंसेस को चली जाएंगी। हाँ। आइन में लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर ये होगा, नहीं हुआ। वो उन्होंने साइन कर दिया कि चलो जी 10 साल ऐसी काट लवाएंगे। अच्छा। वो आज तक नहीं हुए। आज भी बातें हो रही हैं कि जी फेडरल लिस्ट जो है उसको और डिवॉल्व किया जाए। 18th अमेंडमेंट जब जरदारी साहब लेके आए तो उससे बहुत से सब्जेक्ट्स जो कि 40 साल पहले होने थे वो फाइनली जाके उनमें से कुछ ट्रांसफ़र हुए, मगर उसके दौरान बहुत सी ग्रीवेंसेस बननी शुरू हो गई। 70 की दिहाई में भुट्टो साहब नाराज़ हो गए खैर बख्श मरी के साथ,
क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे जी। और वो आंखें दिखा रहे थे। और तो उन्होंने वहाँ जो गवर्नमेंट थी नैब की गवर्नमेंट जो थी वो उसने पर अपने हिलाने शुरू कर दिए कि हमें ये भी चाहिए, आपने तो वादा किया था, आइन में लिखा है, आप दे नहीं रहे हैं। उधर वली खान की हुकूमत थी केपी में जी। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये भी देना था, आपने नहीं दिया। भुट्टो साहब ने कहा तोड़ी ऐसी नहीं तैसी, उन्होंने पर क्लिप कर दी, तो मैं सॉर्ट आउट कराने रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या किया कि वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्ला मैंगल, गौस बख्श बजेंजो और 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 गवर्नर्स केपी के और बलूचिस्तान के, सबको उठा के इल्ज़ाम लगाया। पहले तो नैब को बैन किया सुप्रीम कोर्ट के जरिए और साथ ही इनको जेलों में डाल दिया और कहा कि आप साजिश कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं, आप एक कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। अच्छा। एक हैदराबाद के अंदर एक सबको डाल दिया। हाँ। जैसे ये हुआ तो मरी एरिया में जहाँ हमेशा कुछ गड़बड़ होती थी वहाँ कुछ 150-200 कबायलियों ने अपनी 303 लेके फिर खड़े हो गए वो। अच्छा। कोई बुकटी नहीं ज्वाइन किया, कोई मिडिल क्लास ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मरी कबीला खड़ा हो गया, कैरी कर रहा था। उनका सरदार भी जेल में था, उनके बड़े छोटे सरदार भी जेलों में थे, बिकॉज वो हमदर्दी तो थी। उन पे इल्ज़ाम लगा और ये हो गया। तो आप समझे ये 3rd राउंड हुआ, पहला कलात का राउंड हुआ, फिर 60s का राउंड हुआ और ये अब जाके फिर से 3rd राउंड हुआ 70s के अंदर। और ये 4 साल ये छोटी मोटी इंसर्जेंसी चली। ठीक। और उसको फिर इन्होंने 50,000 फौज भेजी वहाँ और ईरान से हेलीकॉप्टर्स मंगवाए। अच्छा। शाह ईरान ने हेलीकॉप्टर्स दिए और वो 150 लोगों ने आगे लगाया हुआ था और उनके बंदे मर नहीं रहे थे और ये एम्बुशेस कर रहे थे। वो एक एक पहाड़, एक एक पत्थर को जानते थे। बहुत मुश्किल टेरेन है वहाँ। और पाकिस्तान की अफवाज जो थी, इट वाज यूज्ड फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉट गेरिल्ला वॉरफेयर। तो कैजुअल्टीज़ होनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर सोचा और क्या तरीका है, हम वो तो आते हैं आउट ऑफ कहीं से आ जाते हैं, मार के 2 बंदे चले जाते हैं। तो इन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की कि हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए। फिर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर कैंपेन चलाई। अच्छा। जिसके ज़रिए उन्होंने वो जो इंसर्जेंसी थी उसके ऊपर प्रेशर डाला और लोगों को डिसअपेयर किए, लोग मारे गए वहाँ लोग, और जो लोग बच गए वो उठ के भाग गए अफगानिस्तान और वो इंसर्जेंसी को उन्होंने कचल कर दिया। अच्छा। 150 बंदा था। इन लोग कहते हैं पता नहीं 5,000 थे, 150 बंदा था, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर इन सबको जेलों में डाला हुआ था। अच्छा। फिर भुट्टो की होगी छुट्टी, ज़िया-उल हक आ गए। ज़िया-उल हक ने सोचा मैं सियासी तौर पे इसको डील करता हूँ। बड़ा चालाक था, उसने सबको छोड़ दिया जेल में से और कहा कि जाइए आपको अब जो चाहेंगे आपको मिलेगा। वो भुट्टो जालिम था। तो ये सबको जेलों से छोड़ दिया। ये सारे बड़े प्रो आर्मी हो गए और किसी को शिप ब्रेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अच्छा। किसी को ये दे दिया, किसी को कहो गवर्नमेंट में आ जाओ, किसी को ये दे दिया। सारे खुश हो गए। सरदार थे ना, अवाम तो थी नहीं। सरदार थे, उनके कबायली थे। कबायली तो जो सरदार कहता था वो करते थे। बिल्कुल ठीक। और जो सो कॉल्ड रेजिस्टेंस थी वो खत्म हो गई। और जो लोग भागे हुए थे वो अफगानिस्तान में जाके बैठ गए क्योंकि वो उनको डर था वापस आएंगे तो फिर ज़्यादा का नहीं, आ जाओ कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो 2-3 साल के बाद वो भी वापस आ गए, उनको भी कुछ नहीं किया। उनको भी उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए। उनको भी 4 पैसे बनने शुरू हो गए। तो ख़त्म हो गई सारी। हाँ। तो फिर ये एक स्टेज थी कि कोऑप्ट कर लिया। जो लोग रेजिस्टेंस कर रहे थे उनको कोऑप्ट कर लिया, रियासत के अंदर ले लिया, जप्पी पा ली। क्योंकि बाकी सरदारों को पैसे दे रहे थे तो उनका इन्होंने भी दे दियो। बिल्कुल खत्म करो, मुंह बंद करो। और ये सब बुग़्ज़ भुट्टो में किया नहीं, बिकॉज वो तो देखिए ना, एक भुट्टो को तो छुट्टी कराई ना, छुट्टी करा दी। तो जो उसके खिलाफ थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। वही ना बुग़्ज़ भुट्टो में किया। चलो तो उसके साथ ये सो कॉल्ड बलूचिस्तान प्रॉब्लम जो था वो कुछ हद तक सॉल्व नहीं हुआ मगर कुछ हद तक डिफ्यूज हो गया। एक आध लीडर रह गया जो कि रूस के बैठा हुआ था कि मैं तो नहीं मानता, मैं कोई सपोर्ट नहीं थी। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी। मगर वहाँ भी तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई, वहाँ भी लोग मारे गए, कोई भाग गए, कुछ ये हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। वो भी जो एक नेशनलिज्म का जो एक गढ़ बनती जा रही थी वो भी डिफ्यूज़ हो गई। तो ज़िया-उल हक ने जो पॉलिसी इख्तियार की उसके साथ बलोच मूवमेंट जो है उसको उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक। केपी में कोई सब नेशनलिज्म नहीं थी। ये बलूचिस्तान में इस किस्म की सब नेशनलिज्म बन रही थी, वो गायब हो गई। मगर साथ साथ अर्बनाइजेशन बन रही थी। बलोच यूथ बन रहा था, पंजाब में आके पढ़ रहा था, कोई नेशनल कॉलेज में आ रहा था, कोई इंजीनियरिंग में आ रहा था, कोई इधर आ रहा था। वहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ नकम्मी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ तो
एजुकेशन का वैसे कोई हाल नहीं है, तो वो सारे इधर पंजाब में ही आके या कराची में आके वो पढ़ाई लिखाई करते थे। और यंग लोग तो फिर रेडिकलाइज हो जाते हैं। तारीख उनको पता थी कि हमारे साथ पहले ये हुआ ये हुआ, तो अपने डिमांड्स तो वो मांगते थे। तो उन्होंने भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी शुरू कर दी। अच्छा। मगर वो देवर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ये हुआ कि मुशर्रफ साहब जब ज़िया गया तो बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद नवाज़ आया, नवाज़ के बाद बेनज़ीर आ गई। इन्होंने वही पॉलिसी नहीं ज़िया वाली इख्तियार की। ठीक है। कि बलोच नेशनलिस्ट जो थे, अताउल्ला मेंगल उनके बेटे जो थे वो, और बाकी लोग जो थे जो फरार हुए थे या फरारियों को सपोर्ट करते थे, उनको सबको कोऑप्ट कर लिया। इलेक्शन हो गए, एक को चीफ, अख्तर मेंगल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। ज़रदारी साहब ने 100 अरब रुपए का आगाज़ हुकूक दे दिया, लोग मुँह भर गए, लोग चुप हो गए। ठीक, कोऑप्ट कर लिया स्टेट ने। ठीक। मगर एक जो मिडिल क्लास बन रही थी, सरदार, उसको तो आपने कोऑप्ट कर लिया, तो जो मिडिल क्लास बन रही थी उसका क्या हुआ? वो तो उनको तो कहीं नहीं थी, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। वो कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, कोई कोशिश कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, मगर क्योंकि तालीम लो थी तो उनके खिलाफ दरवाजे बंद थे उनके। वो डिसग्रंटल्ड होते गए, वो सरदारों के भी खिलाफ होते गए कि ये तो ले जाते हैं सारे पैसे हमारे नाम पे। मगर वो मिडिल क्लास तो बन रही थी ना, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, तालीम थोड़ी बहुत हो रही थी। वहाँ की तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, वहाँ तो लाख की मिडिल क्लास होगी सारी। तो और वो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। और जब वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में थे, वहाँ हर किस्म के आइडियाज़ भी वो देखते थे, सारा कुछ होता था। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। एक तरफ रियासत के जो पॉलिसी थी वो सरदारों के साथ काम करने की पॉलिसी थी, एक तरफ वो कहते थे ये सरदार गद्दार है जी, एक तरफ बाकी सारे सरदारों को साथ लेके चलते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनको ओहदे देते थे, उनको कोऑप्ट करते थे जी। तो हम जैसे लोग पूछते थे कि जी तुसी फिर एक तरफ आप कहते हैं आप सरदारों के खिलाफ है, दूसरा कि आपकी सारी पॉलिसी सरदारों के ऊपर बेस्ड है, तो अवामी पॉलिसी तो है नहीं, तो इसलिए मिडिल क्लास एलियनेट हो रही है आपसे, हमारी बात कौन सुनता था।